ये जो हिंदी है अद्भुत है, और खासकर आजकल के अखबारों की, जैसे अभी बात भाई साहब ने कहा, तो मैं आपको एक छोटा सा हंसी का एक वाक्य बताता हूं। परसों अखबार में छपा था, बेकाबू ट्रोला ने गाय को रौंदा, 3 मरे। अब कितनी शुद्धता है इस उसमें जो टाइटल खबर का लगाया गया था। हिंदी हम कहां ले जा रहे हैं, कौन सी हिंदी की बात कर रहे हैं, हम हिंदी को कहां तक ले जा सकते हैं। आज हमारे बच्चे हिंदी से अंग्रेजी पर पहुंच गए। अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी, आदि हिंदी, और वो जो एक कॉमन भाषा हो गई, हमारे मोबाइल की भाषा, दैनिक भाषा, बोलचाल की भाषा, संवाद कौशल की भाषा, वह है हिंदी। और आज एक चिंता का विषय है, हम उस हिंदी से जुड़े हैं, उस हिंदी के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में ब्रज की विभूति हमारे मध्य, अद्भुत ब्रज की विभूति अटल जी आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। मैं मंच पर अपने उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आप ब्रजभाषा के कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो मेरा यह अधिकार है कि मैं ब्रजभाषा में आपको बुलाऊं। मैं बुलाना चाहूं अपने मध्य आज के यह कार्यक्रम में ब्रज की निधि, ब्रज भाषा के सशक्त हस्ताक्षर यह बढ़ावा देवे के कार्य करने वाले डॉक्टर हरि सिंह जी पाल, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति केंद्र को, तो आप सबको अभिनंदन वंदन। पहली बार मैं भारत सरकार में संघ लोक सेवा आयोग से नियुक्त होकर के राजपत्र अधिकारी के रूप में आया, तो पहला केंद्र मुझे आकाशवाणी मथुरा वृंदावन मिला। और दूसरा ये कि मैंने पीएचडी जो है ब्रज लोकगीतों के सामाजिक संदर्भ पर, लेकिन भाटिया जी ने कहा कि आप गजेट ऑफिसर, आपको क्या नहीं होते, आप हेल्प में कर लो। तो डॉक्टर मनोहर गौड़ ने उनके अंडर में पीएचडी की थी कभी वार्षणी कॉलेज के, और उनका बेटा मेरा सहपाठी रहा था बीएससी में। अभी बात कर रहे थे ना ऊजा जी, मैं भी जीरोजोटनी केमिस्ट्री का विद्यार्थी रहा, और फिर मैं इधर आ गया। तो पीएचडी जब मैंने की तो आकाशवाणी मथुरा का बड़ा ही इसमें योगदान रहा, क्योंकि सबसे बड़ा समृद्ध हमारा पुस्तकालय है आकाशवाणी मथुरा का, जिसमें डॉक्टर अम्बा प्रसाद सुमन जी, शायद आपने नाम सुना हो, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है ब्रज की शब्दावली पर। 1500 प्रश्नों का उनका ग्रंथ है कि हमारे गाँव में हमारे जो रोजाना के कृषि कार्य है उसमें कौन कौन से उपकरण कहाँ से है, कौन सा लोकगीत कैसे निकल के आए, उसकी शब्दावली पर काम करता है। मुझे मिला वहां पर डॉक्टर सत्येंद्र जी, तो हमारे ब्रज के निधि थे। ये सब कार्य यहाँ ब्रज की भूमि में रह करके ही करने का सौभाग्य मिला। आकाशवाणी दिल्ली से हमारा ब्रजमाधुरी कार्यक्रम आप लोग सुना करते थे, वो हुआ करता था, लेकिन आकाशवाणी से मथुरा से मैंने उसको शुरुआत कराई थी जब मैं आया था, कि भाई दिल्ली वाले कार्यक्रम को वो एक अपना अलग स्वरूप साहित्यिक कार्यक्रम करते थे, ब्रज साहित्यिक हम यहाँ करते थे, मैं वो दिल्ली प्रसार करता था, उसका हम नहीं करते थे। तो इस तरीके से जो ब्रज की सेवा करने का मौका मिला, तो ब्रज की सेवा का अर्थ हम ये नहीं कि ब्रज की सेवा हमारी अपनी सेवा है, ये हमारी अपनी जन्मभूमि है, ये हमारी अपनी कर्मभूमि है, इससे हमने सीखा है, इससे जो कुछ पाया है वही हम आगे पीढ़ी को लौटा रहे हैं। हमारा कुछ भी इसमें अपना नहीं है, जो हमने अपने पूर्वजों से लिया, हमने अपने वरिष्ठों से लिया, उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो ब्रज है, ब्रज जो है समन्वय की भूमि है। आपने नाम सुना होगा स्वामी गिरजानंद जी का, महर्षि दयानंद के गुरु, जो आर्य समाज का जो पल्लवन पुष्पित जो कुछ भी हुआ, वो महर्षि दयानंद ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी, जो हमारे आकाशवाणी के पीछे उनका मठ है स्वामी गिरजानंद जी का। यहाँ पर जैन परंपरा के बहुत बड़े केंद्र रहा है, बौद्ध परंपरा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तो ये समन्वय की भूमि है, विभिन्न जो मतांतर है उसका यह समन्वय हुआ है। इतिहास में जब हम पुरातत्व की बात करते हैं, पांडे जी बैठे हुए हैं, कि जब जिसे मध्य देश कहा जाता था, मध्य देश का केंद्र ये ब्रज था, ये मथुरा थी। आज जिसे हम हिंदी कह रहे हैं, वो हिंदी कहाँ से चली है? संस्कृत से प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से जो 100 श्रेणी जो अपभ्रंश हुई है, उसमें से ये ब्रज और हिंदी आती थी।
बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जिन्होंने ऐसा कार्य की शुरुआत की है, ये कार्य और भी आगे बढ़ेगा। भले ही संख्या में यहाँ पर कम लोग हैं हम, लेकिन ये हम अकेले व्यक्ति नहीं है। एक एक व्यक्ति जो है, कहते हैं ना वो 1.25 लाख के बराबर होता है, तो 1.25 लाख के बराबर है आपको। अब देख लीजिए कितने लाख हो गए यहाँ पर बैठे हुए। हमारी बात जो है सिर्फ इतने लोग तक नहीं जा रही, आप न जाने कहाँ कहाँ तक पहुंचाएंगे। देवेंद्र पाल जी ने पूरी धूम मचा रखी मथुरा में। कोई भी आप सीरियल देख लीजिए, कोई भी फिल्म देख लीजिए, उसमें शामिल रहते हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ हमारे हीरे हैं, और ये जो निकल के आएंगे, यही जो है हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे। तो संस्कृति की सुरक्षा हम सबको करनी है, कोई और नहीं करेगा। हम विदेश की ओर देखें, उससे कोई बात नहीं बनेगी, हमें करनी है। हम अपने स्तर पे करें। हम अपने बच्चों को जो लोकगीत सुनाते हैं या लोक कथाएं कहते हैं, उनको अपनी भाषा में जरूर सुनवाएं साहब, और उसको संरक्षित करने में मेरा निवेदन ये रहता। मैं ऐसे में करता हूँ, ये पत्रिका है जो मैं देता हूँ, एक होता है अंतर्वार्ती। तो जैसे मलयालम कर दिया मैंने, तो मलयालम को हम नागरी लिपि में भी देते हैं, उसका हिंदी में अनुवाद देते हैं और नागरी लिपि में इसको लिखते हैं। आज की तारीख में नागरी लिपि परिषद के माध्यम से कन्नड़ की पत्रिका नागरी में प्रकाशित हो रही है, बेलगांव से। कोरापुट उड़ीसा से उड़िया में हो रही है, गुवाहाटी से असमी में हो रही है। हम नागरी लिपि को इन भाषाओं की, आचार्य विनोबा ने कहा था कि नागरी लिपि विश्व नागरी बननी चाहिए। विश्व में नागरी लिपि ही एक ऐसी लिपि है जो विश्व की किसी भी भाषा को उपयुक्तता के साथ में बिल्कुल सटीक रूप में उसको लिपिबद्ध कर सकती है। आप अंग्रेजी में करके देखिए ना जी, अंग्रेजी में आप जो है दा बोलते हो और लिखते क्या है, टीएच, उसको था बोलते हैं। तो अंग्रेजी में कितनी विषम क्या है, प्यूटी पुट और ब्यूटी बट। नायक में आप कैसे लिखते हैं, या साइकोलॉजी में आप पीछे लिखते हैं। ये क्या है, ये हमारी नागरी लिपि में तो नहीं है। नागरी लिपि में हम जो बोलते हैं वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, उससे इधर हम पढ़ ही नहीं सकते। तो नागरी लिपि की विशेषता को, इतनी विशेषताओं की जो विश्व की सबसे बड़ी वो है, उसको हम संरक्षित करें। और आज की तारीख में नासा में जितने आविष्कार हो रहे हैं, उसकी लिपि नागरी लिपि है, जिसे हम संस्कृत कहते हैं। संस्कृत में वहां हो रहा है, और संस्कृत किस लिए प्रमाणिक है, किस लिए विश्व में नहीं बात, उसने हिंदी में बात की। हमने कहा आप हिंदी देवनागरी लिपि में लिखिएगा, उन्होंने लिख करके दिया। इससे पहले मैंने पांडिचेरी में कराया था, पांडिचेरी वालों ने पूरा का पूरा हिंदी बोले। अभी हमने डिब्रूगढ़ में किया, तेगाखात में, वहां पर हिंदी में किया। उससे पहले जब आकाशवाणी से मैं सेवानिवृत्त हुआ, वहां पर हमने किया, ईटानगर में किया, उसके बाद मिजोरम में किया, उसके बाद त्रिपुरा में किया, उसके बाद मणिपुर में किया, फिर उसके बाद पांडिचेरी, उसके बाद असम, चेन्नई, और अभी केरल से कर किया। ये हम नागरी लिपि को वहां से वहां तक ले जा रहे हैं। नागरी लिपि हम हिंदी भाषियों की नहीं है, जो हमें उत्तर प्रदेश के बैठे, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के बैठे, ये पूरे देश भर की है। इसको हम इस सौरभ पत्रिका के माध्यम से विदेश में ले जा रहे हैं। मेरी संस्था है अखिल विश्व हिंदी समिति, जिसकी कार्य समिति का मैं सदस्य हूँ। उसके मेरे संपादन में ये निकल रही है। पहले डॉक्टर दाऊजी गुप्त निकाला करते थे, जो लखनऊ के मेयर रहे, जिनका बेटा लंदन में है, डॉक्टर पद्मेश्वर। ये हमारी पत्रिका 32 साल से निकल रही लगातार, और इसमें कम से कम 15 राष्ट्रों के, 15 देशों के प्रवासी भारतीय और विदेशी हिंदी सेवियों की संरचनाएं प्रकाशित करते हैं। किसी भी, मेरा प्रतिदिन लगभग प्रवासी भारतीयों से मेरा संपर्क होता है। उन पर कोई भी मुझसे अंग्रेजी बात नहीं करता, कोई भी मुझे अंग्रेजी में लेख नहीं भेजता। हर कोई देवनागरी लिपि में लिखी हुई अपनी कविता भेजेगा, कहानी भेजेगा, व्यंग भेजेगा, या तरस। मुझे कहीं किसी का अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हिंदी आज यहाँ नहीं है, भारत में नहीं है, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल में नहीं है, बल्कि ये दिक-दिगांत तक पहुंच रही है। आज 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन स्नातक और स्नातकोत्तर इस कक्षाओं में हो रहा है, पीएचडी भी हो रही है। तो ये हिंदी मतलब कोई मतलब यहाँ की हिंदी, अब की हिंदी थोड़ी है। ग्रेयरसन जो यहाँ के डीएम रहे थे मथुरा में, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मतलब भाषाओं में बहुत बड़ा काम था। उन्होंने बिहार की जो लोक भाषा थी उस पर काम किया, या मथुरा की जो ब्रजभाषा थी उसका काम किया। ये काम करने वाले वो लोग थे जो बाहर से आए, जिनके यहाँ पर जड़ें नहीं थी किसी प्रकार के। पहला जो हिंदी का व्याकरण लिखा वो फ्रांसीसी ने लिखा, गासा दत्तासी ने। देखिएगा मतलब कौन लिखने वाला, फ्रांस का लिखने वाला हिंदी का व्याकरण। हम लोग तो नहीं लिख रहे थे। और इसका व्याकरण सैमुअल क्लार्क ने किया, क्लार्क ने लिखा था। मतलब इतने इसमें सब नाम इसमें दिए हुए हैं। मतलब हजारों की संख्या में लोग हैं
जो विदेशी लोग हैं जो इसमें लिख रहे हैं। जब मैं पीएचडी कर रहा था मथुरा में रह करके, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की डॉक्टर हाइडी पॉवेल्स आई थी मेरे पास में, कि वो ढोला पर डिलीट कर रही थी। कहाँ? लंदन से आई थी और यहाँ ब्रज में मथुरा में हमारे पास आई कि मैं डिलीट कर रही हूँ ढोला पर। आप चूंकि लोग साइड पर कर रहे हैं इसलिए आपके पास आऊंगे, मुझे दे दो अपनी चीज। मैंने कहा भाई मेरे सबमिट नहीं हुए, कहने मैं आपको 1 हफ्ते में लौटा दूंगी। वो मुझसे ले गई और 1 हफ्ते उसने लौटा दिया, उसने उसको उद्धत किया अपने उसमें। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर रूपर्ट स्नेल, वो ब्रिटेन विश्वविद्यालय में वहां पर है, लंदन विश्वविद्यालय में, वो ब्रज भाषा में दोहा लिखते थे, बहुत बड़े दोहाकार। तो आज हमारी हिंदी देवनागरी लिपि के माध्यम से, ब्रज भाषा के माध्यम से वो देश देशांतर में जा रही है। और हमें गर्व है कि आज हम यहाँ मथुरा में इस संस्था का उद्घाटन हुआ है, इस संस्था का बीजारोपण हुआ है। हमारे मित्र खेमचंद यदुवंशी जी, जब मैं यहाँ था, आज तो लगभग 30 साल पहले की बात है, तो युवावस्था में हमारे पास आया करते थे, हम इनको रास्ते बनाते थे, आ जाओ ये रास्ते। तो मुझे प्रसन्नता है कि जो हमारा सपना था, जो हमारी इच्छा थी, उसको ये पूरा कर। डॉक्टर वर्मा जी बैठे हुए हैं, ये लोक साहित्य में काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोक साहित्य दरअसल क्या है। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ जो हम ब्रज बोल रहे हैं ना, ब्रज मथुरा की ब्रज नहीं है, अलीगढ़ की ब्रज अलग है, आगरा की अलग है, हाथरस की अलग है, बदायूं की अलग है, या भरतपुर की अलग है, अलवर की अलग है, जयपुर की अलग है। वो कहीं नहीं डॉक्यूमेंट्री, वो नहीं कहीं लिखी जा रही। मैं नागरी लिपि के माध्यम से मैं कहता हूँ लोगों से, भाई ये जो हमारी लोक कथाएं हैं, ये हमारे जो लोकगीत हैं, ये जो हमारी लोक गाथाएं, ये विलुप्ति की कगार पे खड़ी है। तो नई पीढ़ी तो नहीं सीख रही, नई पीढ़ी तो नहीं लिख रही। जब अगर इसको हम लिपिबद्ध कर लेंगे, देवनागरी लिपि में लिख लेंगे, तो अगली पीढ़ी तक चला जाएगा। हमने आकाशवाणी के माध्यम से कोशिश की थी कि भारत के जितने भी लोकगीत थे उन्हें इकट्ठा किया, और वो संसद में वो सवाल आया था, उसको किया था, लेकिन फिर बाद में सरकार बदल गई और फिर उनकी प्राथमिकताएं बदल गई, वो अलग गई। लेकिन इसका कार्य होना चाहिए। जब तक हम अपने लोक साहित्य को संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारी भाषाएं जो है वो जीवित नहीं रह पाएंगी। भाषा का केंद्र क्या है, भाषा का आधार क्या है? हमारा लोक साहित्य है, हमारे लोकगीत हैं, हमारी लोक परंपराएं हैं, जहां से शब्द निकल के आते हैं। जैसे वो घाम की बात कह रहे थे ना दक्षित जी, घाम तो कितना अच्छा शब्द है। वो धूप क्या कर देगी, धूप का क्या सामना कर लेगी जो घाम में शब्द है। मैंने एक बार यशपाल जैन जी को बुलाया था। यशपाल जैन जी आप जानते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार रहे, गांधीवादी हो रहे हैं, और आकाशवाणी मैंने वहां पर दिल्ली में शुरुआत की थी, मोहे ब्रिज विसर्जनाई। तो वो अपना लंबा सवाल लेती है। मैंने कहा जी इसको तो रख दो, आप अपने आप बोलो जी बचपन में क्या करते। तो उन्होंने 2 शब्द किए, एक तो अनकटौती, कि साहब मेरी अम्मा को तो ये कहती कि बड़ा अनकटौते छोड़ा है। तो अनकटौते शब्द कहाँ हम इस्तेमाल करें। दूसरा एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, निंजा, कम खाने वाला, का बड़ा निंजा है, बहुत कम खावे। इसी प्रकार मैंने प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जी को बुलाया, तो वो भी लंबा चौड़ा ब्रज का लिख लिया। मैंने कहा इसको छोड़ दो जी, आप बताओ क्या बचपन में क्या करते थे। तो जितने ब्रज के बड़े बड़े थे, अशोक चक्रधर है, सुधीश पचौरी है, इन सबका मैंने इंटरव्यू आकाशवाणी ब्रजवासी में कराया था कि भैया ब्रज को मत भूलो, बाकी तो जो है हिंदी वो तो है ही हमारी पहचान। तो इस तरह के जो अनुभव मुझे मिले, ये आप सब लोगों की प्रेरणाएं नहीं, आप सबकी शुभकामनाएं नहीं। ये हम नागरिक जो हम बोलते हैं, जो कंठ से हमारे यहाँ का वर्ग है, टा वर्ग है, चा वर्ग है, डा वर्ग है, ये वर्ग जो मतलब वैज्ञानिक है कि जैसी हमारे कंठ से ध्वनि निकलेगी, हमारे तालु से ध्वनि निकलेगी, हमारी जिह्वा से ध्वनि निकलेगी, हमारे ओठों से ध्वनि निकलेगी, वही वर्ण उसमें बनते हैं। तो ऐसी वैज्ञानिक लिपि के हम धरोहर को हम संभाले हुए हैं। आप सब मित्र इसमें लगे हुए हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो हमारा एक कारवां है, यहाँ मथुरा से शुरू हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति केंद्र के रूप में ये दिगंतर जाएगा। और जो कि यदुवंशी जी ने मुझे बाद में संपर्क किया, आज ही की तारीख में हमारे कनाडा के गोपाल बघेल जी हैं, वो आने वाले थे, उनका तो इसी जिक्र करूँ। अभी पुष्पिता अवस्थी नीदरलैंड से वो भी आने वाली थी, जापान की डॉक्टर रमा शर्मा भी आने वाली थी, उनको कल बुखार आ गया, वरना उनको कल शाम तक कार्य करता होगा। उन्होंने कहा मतलब हम तो जितने चाहो उतने देशों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे काम करने के लिए, जो हिंदी में काम कर रहे हैं। भले ही वो अपनी डच भाषा में बोले, रामा तचक भले ही नीदरलैंड में जाके डच भाषा में बोले, इलेक्टेड इटालियन बोले, लेकिन हमसे बात हिंदी में ही करते हैं। हमें जो अपनी रचना लिख के देते हैं वो नागरी लिपि में लिख के देते हैं। तो मित्रों, हम सब इसके एक सिपाही हैं इस आंदोलन के। आप सबके साथ में मिलकर के ये काम और भी आगे बढ़ेगा, और हम समझते हैं कि ये जो हमारा जो
बनेगा और हम सब इसमें सहभागी बनेंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ भाई मुझे भी यहाँ पर बुला लिया, हालांकि रात के 11:30 बजे यहाँ आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे मध्य चूंकि समय का अभाव खबरों के संसार से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा अधिक होता है, हमारे मध्य श्याम सुंदर ओझा जी, उनसे अनुरोध अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें भाई श्याम सुंदर जी। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति केंद्र के तत्वावधान में जो आज ये भव्य कार्यक्रम जो है भाई यदुवंश जी ने जो आयोजित किया है और उसमें मुझे आने का जो मौका दिया है, मैं इनके लिए आभारी हूँ। सम्मानित मंच और मेरे सामने जो विद्वान बैठे हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। साहित्य से तो नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन ये कि आप लोगों के बीच आकर के जो है बड़ी मुझे खुशी अनुभव हो रही है। और जैसे कि बताया कि हिंदी की जो महिमा बताई गई कि विदेशों में क्या है और किस प्रकार से बढ़ रही है, उसको लेकर बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भाई यदुवंश जी ने कहा कि आपको जो है हिंदी विषय पे कुछ जो है मुझे आलेख देना है। मैंने कहा कि सर मैं श्रोता तो अच्छा हूँ और लिख भी लेते हैं, जो सुना है उसको शब्दों में पिरो देते हैं, लेकिन बोलना ये सब हमारे काम का पेशा वो नहीं रहा। लेकिन ठीक है, लेकिन आपने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं कम से कम शब्दों से अपना आभार तो आपको बता सकता हूँ। और जिस पेशे से जुड़ा हूँ उसमें हम क्या प्रयास कर रहे हैं, हिंदी को कैसे बढ़ावा दें, नई पीढ़ी तक कैसे पहुँचाएं, उसमें उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। मेरी जो शुरुआत हुई थी, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, MSc किया मैंने बायोलॉजी में, और सुन ये था कि अब कुछ करना है, बहुत से जॉब के लिए ट्राई किया, नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि चले अखबार में चले जाएंगे। मैंने कहा अखबार में चले जाएंगे, मुझे तो अखबार अभी तक तो पढ़ते ही नहीं थे, तो क्या करेंगे वहाँ से। लेकिन ये कहा कि आप जब जाओगे और वहाँ जब सीखोगे तो धीरे धीरे सब चीज़ें पकड़ में आ जाएगी। तो यही मैंने कोशिश की कि अखबार में शुरुआत की। मैंने जो है 2004 में जो है शुरुआत की, राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की मैंने राजस्थान में, और वहाँ सीखते सीखते जो है आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। करीब 20 साल हो गए मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए। 3 स्टेट में मैंने अलग अलग जिलों में कार्य किया है। तो यही था। अमर उजाला जो है हिंदी पट्टी का जो है एक बहुत ही जो है सशक्त अखबार है। 1948 में ये आगरा से शुरू हुआ था, यहीं से इसका जन्म हुआ। अखबार के जरिए जो है हम हिंदी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसी को लेकर के हमेशा चिंतन रहता है। हिंदी दिवस पे कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। हम चाहते हैं कि किस प्रकार से जो हिंदी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग है उनको आगे लाया जाए, उनकी बात जो है उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो हिंदी से विमुख हो गए। इसी के मद्देनजर जो है हम हिंदी अभियान नाम ये शुरू किया हमने। शब्द सम्मान के अमर उजाला ने शुरू किया, जिसमें जो है देश के ख्यातनाम साहित्यकार, कथाकार, नवोदित जो कहानीकार, उन सबको सम्मानित करते हैं सालाना जो है। ये सब हिंदी को जन जन तक पहुंचाने में और नई पीढ़ी तक उसको जोड़े रखने में रखने वाले कार्यक्रम। कई बार जब बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत सी ऐसी खबरें आती है, खबरों के संपादन का काम रहता है, उन हजारों त्रुटियों में से बहुत सी त्रुटियां कुछ भी रह भी जाती है। लेकिन मैं तो ये अपने साथियों से कहता हूँ कि कहीं कोई शब्द गलत नहीं जाए, कोई संकोच नहीं है। आप किसी हिंदी के साहित्यकार, किसी विद्वान को जानते हैं, उनके नंबर रखिए, अपने आगे रखे नंबर उसको लिख करके रखिए, और कहीं कोई आपको संकोच होता है किसी शब्द को लेकर के, तो उनसे जो है पूछ लें, और कम से कम पढ़ने वाले के तक जो है कोई गलत जो है वो नहीं जाए। तो ये लगेगा हिंदी का प्रतिनिधित्व करने वाला अखबार जो है वो ही हमें हिंदी का जो है उसके बारे में जो है गलत शब्द लिखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि हिंदी हालांकि जो है पत्रकारिता और हिंदी या साहित्यकार दोनों विधाएं अलग है। हालांकि मानते हैं कि जितने भी ख्यातनाम साहित्यकार हुए हैं उनमें बहुत से जो है कहीं कहीं पत्रकारिता से जुड़े रहे। लेकिन अब चूंकि समय बदल रहा है, अखबार जो है वो कंपनियां हो गई है, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि मुनाफा नुकसान किस हुई। इसके बावजूद जो है हिंदी को जिंदा रखने का प्रयास जो है अमर उजाला कर रहा है। इसको लेकर मैं अच्छी तरह बड़ी भांति वाकई हूँ। ऐसा अन्य अखबारों में नहीं होता है।
तो मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई अकबर जी ने मुझे जो है आज यहाँ मौका दिया, हालांकि बोलना वाला इतना नहीं आता है लेकिन ये कहा कि जो है अच्छा लिख सकते हैं, तो ये है। लेकिन यहाँ आने की जो बड़ी मुझे खुशी हो रही है और मैं बहुत सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इन शब्दों के साथ कि तू गढ़ता चल, शब्द दर शब्द जिंदा रहेगी, हर शब्द दर शब्द। शब्द है ब्रह्म, खबरों का ये संसार। आइए। हाँ।